हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट जीआरएफ माइंड। फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं आपका पेपर वन में भी आज का हमारा टॉपिक होगा आपका पेपर वन की जो यूनिट 10 है, हायर एजुकेशन सिस्टम। तो आज का हमारा टॉपिक होगा हायर एजुकेशन सिस्टम। तो हायर एजुकेशन सिस्टम की आज हमारी पहली क्लास है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार बता दूं कि पेपर वन का जो सिलेबस होता है फ्रेंड्स, ये आपका 10 यूनिट में बटा हुआ है। और जो नए बच्चे हैं वो एक बार देख भी सकते हैं कि पेपर वन का सिलेबस क्या होता है। देखिए, एक चीज़ और कि लास्ट क्लास में मैंने पेपर वन का जो सिलेबस है फ्रेंड, वो डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने पेपर वन की जो सिलेबस की क्लास है वो नहीं देखी है हमारी लास्ट क्लास, तो आप उसको ज़रूर देख लें। और इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपका पेपर वन और पेपर टू दोनों कवर होने वाला है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखा दूँ कि पेपर वन का जो सिलेबस है वो कैसे डिवाइड है। यूनिट वन आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करना होता है, ठीक है। बस यहाँ मैं आपको ऊपर ऊपर से दिखाऊंगी क्योंकि सिलेबस में डिटेल में कवर कर चुकी हूँ, ठीक है। तो यूनिट टू आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। देखिए, यूनिट थ्री आपकी कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड है, यूनिट फोर आपका कम्युनिकेशन आता है, और यूनिट फाइव में आपका मैथ आता है, ठीक है। मैथ के जो भी क्वेश्चंस आते हैं। यूनिट सिक्स आपकी लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड है, और यूनिट सेवन आपकी डीआई से रिलेटेड है, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन। यूनिट 8 आपकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। यूनिट 9 आपकी पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। और फाइनली जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं, यूनिट 10। तो यूनिट 10 आपकी हायर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है। तो आज हम आपका यूनिट 10 हायर एजुकेशन सिस्टम को ही कवर करेंगे, ठीक है। हमने इस यूनिट को फ्रेंड्स इसलिए चुना है क्योंकि आप सभी ने, ठीक है, आप में से काफ़ी बच्चों ने कहा था कि मैम हायर एजुकेशन सिस्टम को आप पहले पढ़ाइए, क्योंकि यूनिट वन जो आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड है और रिसर्च एप्टीट्यूड है, इसकी ऑलरेडी मैं क्लास ले चुकी हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप नए बच्चे हैं इस चैनल पर और इस बार आपका पहला अटेम्प्ट होने जा रहा है, तो मैं ये यूनिट फिर से कवर करूंगी इस बार भी, ठीक है। तो लेकिन सबसे पहले हम कवर करेंगे आपका आज हायर एजुकेशन सिस्टम। तो हायर एजुकेशन सिस्टम की आज आपकी पहली क्लास है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप समझिए कि हायर एजुकेशन किसको कहते हैं, ठीक है। आपके मन में ये सवाल होगा। तो फ्रेंड्स, हायर एजुकेशन जब भी आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, ग्रेजुएशन में आप चाहे जो भी करें, तो ग्रेजुएशन के आगे की जो पढ़ाई होती है आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होती है। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप पीएचडी भी करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी हायर एजुकेशन में आती है। तो फ्रेंड्स, आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी होती है ये आपकी हायर एजुकेशन में आती है। ग्रेजुएशन के बाद आप जो भी करते हैं, ठीक है, वो आपकी हायर एजुकेशन होती है। तो हायर एजुकेशन का आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये हायर एजुकेशन का सिलेबस है, लेकिन ये काफ़ी टेक्निकल लिखा हुआ है तो आपको उतना समझ नहीं आ रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक को कवर करना होता है, या हम कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली हमें यहाँ पर इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में जानना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या टॉपिक कवर करने हैं, यहाँ पर हमारा टॉपिक होगा, सबसे पहले हम जानेंगे प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। इंडिया के अंदर, इंडिया में आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, शिक्षा प्रणाली कैसी है। जब हम आज़ाद नहीं थे तब इंडिया के अंदर कैसी एजुकेशन सिस्टम था, जब हम आज़ाद हो गए आफ्टर इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम में क्या सब चेंजेस हुए हैं, कौन कौन से कमीशंस हैं जो अभी तक एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बने हैं। आपने कोठारी कमीशन का नाम सुना होगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि प्री इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी से पहले इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा था और बाद में कैसा है। और हम बहुत कुछ देखने वाले हैं। हम देखेंगे गवर्निंग बॉडीज़ हायर एजुकेशन में, ठीक है, कौन कौन सी बॉडीज़ हैं जो एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड हैं, कौन सी बॉडी है जो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसी बनाती है, कौन उसको एग्जीक्यूट करती है। यहाँ पर आपने जो नेट का एग्ज़ाम है, आपका नेट जीआरएफ का एग्ज़ाम, इसको यूजीसी कंडक्ट कराता है, राइट। तो यहाँ पर हम यूजीसी के बारे में जानेंगे। तो यूजीसी के बारे में भी आपको इसी यूनिट में पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आज की हम इसमें देखने वाले हैं। और कौन सा टॉपिक हमें कवर करना है, और हमें देखना होगा टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़। यूनिवर्सिटी आपकी कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, एक स्टेट यूनिवर्सिटी होती है, एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी होती है, ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, मेटा यूनिवर्सिटी। तो ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है इनको हम बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं,
ठीक है। तो हायर एजुकेशन सिस्टम पर अब हमारी लगातार क्लास आएगी और आज आपकी ये पहली क्लास है। हम यहाँ पर देखेंगे ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग क्या होती है, यहाँ पर हम इग्नू के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आपके हायर एजुकेशन सिस्टम में कवर होंगे और हम देखेंगे कि कौन क्या सब टेक्नोलॉजी एजुकेशन में यूज़ की जा रही हैं, जैसे कि आपकी ई पाठशाला है, ठीक है, स्वयं एक प्लेटफॉर्म है, ज्ञान धारा, ज्ञान वाणी। तो ये सारे प्लेटफॉर्म जो हैं ये हम हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर कवर। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर बेसिकली हमें कवर क्या करना है, टॉपिक्स हमें क्या पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो जितना भी टॉपिक मैंने अभी आपको बताया है ये सारे टॉपिक्स आपको हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर कवर करने होंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले आज का टॉपिक देखते हैं और आज का टॉपिक है आपका प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, यानी कि आज़ादी से पहले इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम कैसा था और आज़ादी के बाद इंडिया का एजुकेशन सिस्टम क्या है, ठीक है। तो आज हम आज़ादी के पहले का एजुकेशन सिस्टम देखेंगे, ठीक है। प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली कैसी थी आज हम ये देखने वाले हैं। यहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहे हैं। तो चलिए देखते हैं फिर आज का टॉपिक। देखिए फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है हायर एजुकेशन सिस्टम। हायर एजुकेशन सिस्टम में भी आज हम कवर करने वाले हैं आपका प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली कैसी थी, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको फ्रेंड्स, हम यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स से अपनी पढ़ाई करते हैं। हम इससे पढ़ाई इसलिए करते हैं क्योंकि बिल्कुल मैंने आप सबके लिए टू द पॉइंट नोट्स बनाए हैं, ठीक है। कुछ भी बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिखी है क्योंकि कहानी पढ़ने के लिए तो हमारे पास बुक्स हैं, ठीक है, लेकिन हमें टू द पॉइंट नोट्स की ज़रूरत है जो हमारे एग्जाम से रिलेवेंट हो। हमारा हर एक पॉइंट हमारे एग्जाम से रिलेवेंट होना चाहिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी अपना नोट्स जरूर बना लें, ठीक है। जैसे मैं आपको नोट्स दिखा रही हूं इसी में से ही आप कॉपी करके समझकर अच्छे से अपना नोट्स तैयार कर ले, तभी आपके लिए ये क्लासेस हेल्पफुल होंगी, ठीक है। तो देखिए, तो प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली कैसी थी तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। हम बिल्कुल शुरू से हिस्ट्री का जो बिल्कुल शुरू एंशिएंट हिस्ट्री है ना, एंशिएंट हिस्ट्री में आपका हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, बेसिकली हम वैदिक काल से देखेंगे, ठीक है। वैदिक काल से एजुकेशन सिस्टम कैसा था, तो वैदिक काल से लेकर हमें अब तक आधुनिक भारत तक, ठीक है, हमें आज तक कवर करना होगा पूरा एजुकेशन सिस्टम। तो मैं बहुत अच्छे से आपको एक क्रोनोलॉजी में सारी चीज़ों को बताऊंगी किसके बाद क्या हुआ, ठीक है। तो बस आपको अच्छे से क्लास पर फोकस करना है, ठीक है, और साथ में अपने नोट्स को बनाते जाना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्राचीन भारत में हमारी शिक्षा प्रणाली कैसी थी। तो आप सभी को पता होगा कि प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली कैसी थी, गुरुकुल सिस्टम चलता था, ठीक है, गुरुकुल प्रणाली प्रचलित थी। तो गुरुकुल प्रणाली में क्या होता था फ्रेंड, गुरुकुल प्रणाली में जो स्टूडेंट्स होते थे वो अपने गुरु के आश्रम में जाकर ही वहीं पर रहते थे, वहीं पर पढ़ते थे, ठीक है। और प्राचीन काल में क्या होता था, कोई कागज या पेन इतना नहीं था, ठीक है, था भी तो बहुत कॉस्टली था। इसीलिए जो गुरु होते थे, टीचर होते थे, वो अपने स्टूडेंट को ओरली सब कुछ पढ़ाते थे, मौखिक पढ़ाते थे, ठीक है। गुरु जो है बेसिकली क्या चीज़ पढ़ाई जाती थी गुरुकुल सिस्टम में, तो गुरुकुल प्रणाली में वेद पढ़ाए जाते थे, ठीक है। पहले तो वेद ही पढ़ाए जाते थे ना, तो गुरु वेदों का जो उच्चारण है, ठीक है, वो उसका उच्चारण करता था। जो शिष्य होते थे वो भी उनका उच्चारण कर कर ही उनको याद करने का काम करते थे। तो गुरुकुल प्रणाली ये थी, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए टू द पॉइंट नोट्स। तो गुरुकुल प्रणाली में क्या होता था, सबसे पहले प्रवेश कैसे मिलता था गुरुकुल प्रणाली में, तो छात्रों का गुरुकुल में जो प्रवेश है वो एक औपचारिक समारोह होता था, ठीक है। औपचारिक समारोह का नाम है यहाँ पर उपनयन, उपनयन जिसको दीक्षा भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली 8 से 12 साल की आयु के बीच होता था, ठीक है। तो गुरुकुल प्रणाली में जो छात्र होता था, ठीक है, वो उपनयन या दीक्षा समारोह के द्वारा गुरुकुल में प्रवेश करता था 8 से 12 साल की आयु के बीच में, ठीक है। एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जो प्राचीन शिक्षा प्रक्रिया थी यहाँ पर 3 बुनियादी चरण होते थे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गुरु स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाते थे, बोलकर, उच्चारण करके, वहां पर कुछ लिखा नहीं जाता था।
जैसे आप अभी नोट्स बना रहे हैं कागज पेन से, ठीक है, उस टाइम पर कागज पेन उतना था नहीं, तो इसीलिए तब नोट्स नहीं बनाते थे। जैसे कि मैं आपको अभी बता रही हूँ ना, आप इसे ऐसे ही बिना लिखे पढ़े याद कर लें, ठीक है। तो ये था आपका गुरुकुल प्रणाली में ऐसा होता था। तो 3 बुनियादी चरण क्या थे? श्रवण, सबसे पहले जो शिष्य होता था वो अपने गुरु की बात को अच्छे से सुनता था, श्रवण करता था, फिर उसका मनन करता था। मनन करने का मतलब क्या है? उस चीज को याद करता था, ठीक है। देन निधिध्यासन, फिर वो उसको जो है वो चीज इतनी याद हो जाती थी कि वो उसकी जुबान पर वे मंत्र आ जाते थे, ठीक है। तो 3 बुनियादी चरण कौन से थे ये आपसे पूछा जा सकता है। तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ठीक है। तो ये 3 बुनियादी चरण थे प्राचीन शिक्षा प्रक्रिया में। शिक्षा का माध्यम क्या था उस टाइम पर? तो शिक्षा का माध्यम उस टाइम पर बेसिकली संस्कृत था। तो कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी? संस्कृत। इस चीज को भी आपको याद रखना है। तो गुरुकुल प्रणाली में मेथड्स ऑफ लर्निंग क्या था? सीखते कैसे थे, ठीक है। तो ये 3 वर्ड आप याद रखेंगे। ये मैंने आपको हिंदी में भी बताया है, ठीक है, उसी की इंग्लिश है। तो सबसे पहले मेमोराइजेशन, चीजों को याद किया जाता था, ठीक है। श्रवण, मेमोराइजेशन किया जाता था। दूसरा क्रिटिकल एनालिसिस, फिर उसका जो क्रिटिकल एनालिसिस किया जाता था। क्रिटिकल एनालिसिस का क्या मतलब होता है? किसी भी टॉपिक के हर पक्ष को देखना, उसके लाभ को देखना, हानि को देखना, हर पक्ष को देखना, ठीक है, ये क्रिटिकल एनालिसिस होता है। स्टोरी टेलिंग, गुरु अपने शिष्यों को कैसे सिखाते थे? स्टोरी टेलिंग करके, ठीक है, यानी कहानी सुनाकर भी गुरु अपने शिष्यों को उस टाइम पर सिखाया करते थे, ठीक है। तो ये मेथड्स ऑफ लर्निंग था, मेमोराइजेशन, क्रिटिकल एनालिसिस और स्टोरी टेलिंग। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर में आया हुआ है, इसीलिए मैंने आपको ये एकदम पॉइंट रूप में लिखा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। देखिए गुरुकुल प्रणाली में और क्या होता था? तो वेद पढ़ाए जाते थे, ठीक है। तो वेदों के अध्ययन के बाद बौद्ध शिक्षा अस्तित्व में आई थी, इसको भी आपको याद रखना है। अच्छा, गुरुकुल प्रणाली का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था समानता व उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, ठीक है। टीचिंग कैसे होती थी? शिक्षण मैंने आपको बताया कि मौखिक ही होता था, ठीक है, मौखिक होता था शिक्षण, वेदों को पढ़ाया जाता था। तो ये हमने देखा कि गुरुकुल सिस्टम के कई सारे पॉइंट्स हमने देखे कि ऐसे गुरुकुल सिस्टम की प्रणाली क्या थी। देखिए एजुकेशन सेंटर की बात करें, अगर प्राचीन भारत में हम देखें कि कौन सब फेमस एजुकेशन सेंटर थे, यानी कौन सब स्कूल थे, विश्वविद्यालय थे, ठीक है, जहाँ पर पढ़ाया जाता था, तो सबसे फेमस है आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय। इसका नाम आपने सुना होगा। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय था, ठीक है। इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये 3000 वर्ष पूर्व गांधार राज्य में स्थापित किया गया था। और जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था ये बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का केंद्र था। यहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। और आप यहाँ पर ये चीज भी याद रख सकते हैं कि देखिए ये फेमस हस्ती हैं आपकी चाणक्य, पाणिनि, चरक, विष्णु शर्मा, जीवक। तो इन सब ने भी फ्रेंड्स, ये जो फेमस हैं, ठीक है, इनका नाम आपने सुना होगा, इन सब ने भी अपनी पढ़ाई तक्षशिला विश्वविद्यालय से ही की है और बाद में इन्होंने यहाँ पर पढ़ाया भी है, ठीक है। तो ये इनका संबंध किससे है? अगर मैं आपसे पूछूं कि चाणक्य किससे रिलेटेड हैं, तो ये तक्षशिला विश्वविद्यालय से रिलेटेड है। यहाँ पर इन्होंने पढ़ाई भी की है, पढ़ाया भी है, ठीक है। तो दोनों ही चीजें। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय क्या था? बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का केंद्र था। फिर दूसरा था आपका नालंदा। तो नालंदा विश्वविद्यालय भी उस टाइम पर काफी फेमस था, ये तो अभी भी फेमस है, ठीक है, काफी फेमस है ये। तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये मगध बिहार में स्थित है, ठीक है। और कुमार गुप्त के द्वारा इसकी स्थापना भी की गई है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। और नालंदा विश्वविद्यालय का जो विवरण है वो हमें कहाँ से मिलता है? तो इनका जो विवरण है नालंदा विश्वविद्यालय का वो हेनसांग से हमें मिलता है। हेनसांग के जो भी पत्र वगैरह हैं, देखिए हेनसांग कौन थे? हेनसांग जो है एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के काल में भारत घूमने आया था, ठीक है। तो हेनसांग के विवरण से भी हमें पता चलता है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। तो नालंदा विश्वविद्यालय के उस टाइम पर कुलपति या अध्यक्ष कौन थे? तो ये सीलभद्र थे, ठीक है। तो ये पॉइंट है, इनको आपको याद रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय को फाइनली 1202 में, ठीक है, 1202 में बख्तियार खिलजी ने इसको अग्नि द्वारा नष्ट कर दिया था, ठीक है। तो किसने नष्ट किया था नालंदा विश्वविद्यालय को? बख्तियार खिलजी ने। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर तीसरा है आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इसके बारे में आपको याद रखना है कि राजा धर्मपाल द्वारा ये स्थापित किया गया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और बौद्ध धर्म का ये केंद्र था। तो आपको इतनी बातें प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली के बारे में याद रखनी है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक हो जाता है फ्रेंड्स। इसके बाद हमें देखना है आगे क्या हुआ, ठीक है। इसके बाद कौन कौन से कमीशंस बनाए गए, कौन सी कमेटी बनाई गई थी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, तो इसको हमें अच्छे से देखना होगा, ठीक है।
देखिए, आधुनिक शिक्षा प्रणाली का विकास कैसे हुआ। अभी हम प्री इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी के पहले की ही बात कर रहे हैं। आपको पता होगा कि फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने हमें अपना गुलाम बना लिया, ठीक है। फिर उनकी वजह से काफ़ी सारे चेंजेस आए थे हमारे एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है। तो अंग्रेज़ जो हैं वो इंग्लिश को बढ़ावा देना चाहते थे। और क्यों बढ़ावा देना चाहते थे? क्योंकि वो जो इंडियन थे, जो भारतीय लोग थे, उनको वो मतलब बनाना चाहते थे, खून से वो उनको अंग्रेज़ बनाना चाहते थे, बाय ब्लड, ठीक है। जबकि उनकी रंग जो है वो तो इंडियन रहेंगे, ताकि वो उनके काम आ सके, उनके प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन को भारतीय लोग जो हैं वो संभाल पाए। लेकिन उनकी लैंग्वेज, इसीलिए वो इंग्लिश को बढ़ावा देना चाहते थे। तो काफ़ी सारे, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब अंग्रेज आए तो काफ़ी सारी चेंजेस हुए हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है। तो वही सब हमें देखना है। बिल्कुल एक क्रोनोलॉजी से हम समझेंगे कि सबसे पहले क्या हुआ, कौन सा कमीशन बना, कौन सी रिपोर्ट आई, इसके बाद क्या हुआ। तो बहुत अच्छे से क्रोनोलॉजी के उसमें हम समझेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा दिखा दूं कि सबसे पहले हमारा 1813 का चार्टर एक्ट आया, ठीक है। तो 1813 का चार्टर एक्ट क्या है, ये अभी हम समझेंगे, ठीक है। 1813 के चार्टर के एक्ट के बाद क्या आता है, आपका एक रिपोर्ट आती है जिसको बोलते हैं एल्फिंस्टन रिपोर्ट। एल्फिंस्टन रिपोर्ट आपकी 1823 में आई थी, ठीक है। तो ये क्या है, अभी समझेंगे हम। इसके बाद आपकी जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, 1823 में इसको बनाया जाता है। इसके बाद आपका फाइनली मैकाले के बारे में सबने सुना होगा। मैकाले का मिनट आता है 1835 में। इनका ईयर काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बस अभी आप देख लीजिए नॉर्मली, क्योंकि जब मैं इसको आपको पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी तो अच्छे से याद भी करा दूंगी, ठीक है। इसके बाद वुड डिस्पैच के बारे में आप सभी ने सुना होगा कि वुड डिस्पैच, ठीक है, ये 1854 में आता है। फिर जिसको वुड डिस्पैच को आपका मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हमें आना है फाइनली आज तक कि कौन कौन सी कमेटी, कोठारी कमीशन, ठीक है, हंटर कमीशन, हम ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। लेकिन इसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि वरना फिर लंबी क्लास हो जाएंगी तो आप लोग भी देख नहीं पाएंगे। आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी अब, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे प्री इंडिपेंडेंस की आधुनिक शिक्षा प्रणाली का विकास कैसे हुआ, और ये सारी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से क्रोनोलॉजी वे में समझेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। कमेंट में मुझे बताइए आपको क्लास कैसी लग रही है। ये एक मोटिवेशन का काम करता है, ताकि मैं आप सभी के लिए रेगुलर बेसिस पर आपके लिए क्लास लेकर आऊँ। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।